नमस्कार साथियों, मैं विजय पाल ट्रूथ लेंस चैनल से। और आज हमारे साथ बड़े ही दो खास मेहमान हैं। जसदेव सिंह जी हैं वैदिक कंसेप्ट से, और रुचिर गर्ग जी हैं विद्याकुलम गुरुकुल से। तो जैसा कि आपको पता ही लग गया होगा कि भाई आज हम ज़्यादातर अपना डिस्कशन गुरुकुल व्यवस्था पे करेंगे। और गुरुकुल व्यवस्था से रिलेटेड और बड़ी विंडो देख के आपको पता लग गया होगा कि भाई अभी आज ज़्यादातर बातचीत जसदेव सिंह जी करेंगे और हम तो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो जसदेव सिंह जी, आप अपने बारे में थोड़ी अपनी जर्नी और किस चीज़ ने जैसे आपको इंस्पायर किया कि आपको एक गुरुकुल खोलना चाहिए, थोड़ा बताएं इसके बारे धन्यवाद विजय जी। और मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद। विजय जी, सबसे पहले वैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जसदेव सिंह है और मैं वैदिक कंसेप्ट्स का फाउंडर हूँ। तो वैदिक कंसेप्ट्स जो कि एक नॉन प्रॉफिट है, ये हमने 2017 में सेटअप की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को एज एन ऑल्टरनेटिव इनिशियली और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको हम मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहते हैं। कि जैसे करंट स्कूलिंग सिस्टम जो मेन स्ट्रीम में काम कर रहा है, उस जगह पे हम स्थापित करना चाहते हैं गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को। अब उसमें किया कैसे जा सकता है, तो बहुत से दो तीन पॉइंट्स हैं। वर्ड्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि जैसे स्टैंडर्डाइजेशन है, ये नेगेटिव वर्ड भी है लेकिन इसको पॉजिटिव सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन और जो एसेंस है गुरुकुल की, गुरुकुल होने का मतलब ये नहीं होता कि हमें चोटी रखनी या हमें किसी जंगल में ही जाके पढ़ना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो गुरुकुल की एसेंस होती है, जिसमें हमने 2-4 पॉइंट फिक्स किए हुए हैं। सबसे पहला है विषय, कि हम क्या पढ़ाएं। फिर हम पॉइंट ऑफ व्यू क्या ले रहे हैं, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पॉइंट ऑफ व्यू भारतीय होना चाहिए। और तीसरा, हम मतलब उन्हें पढ़ाने वाले जो आचार्य हों वो कैसे हों, क्या उनका चरित्र हो, उस तरीके की चीजें। और चौथा पॉइंट हम ले सकते हैं कैसा एनवायरनमेंट, किस सेटिंग में ये सारी चीजें पढ़ाई जाएं। क्या हम एक नॉर्मल जो स्कूल है, जैसे बिल्डिंग बना के कंक्रीट की और उसमें मतलब टेबल्स वगैरह लगा के मतलब ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड लगा के, क्या ये चीजें और मतलब उस सेटिंग में हम गुरुकुल की शिक्षा दे सकते हैं, या ये दोनों कंपैटिबल होंगी नहीं होंगी, उस तरीके की चीजें। तो हमने 4 तो मेन पॉइंट, अदरवाइज अगर सब लेवल पे हम बात करें तो छोटे छोटे और बहुत से पॉइंट है। आई थिंक वो इससे रिलेटेड नहीं होंगे। तो इन पॉइंट्स पे हमने डिसाइड किया है। अब हमारी जर्नी में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ कि हमारी जर्नी, मैंने 2015 में मैं गुरुकुलों के बारे में, गुरुकुल शब्द तो लगभग सबने अपने बचपन में भी सुना होता है, लेकिन कंसेप्चुअली ये नहीं पता होता कि वो चीज क्या है। तो 2015 से भी पहले हमने सुना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब 2015 में एक्चुअली मैं किन्हीं के साथ, एक गुरुकुल कालवा है जिंद में ही है वो, वहां पे मैंने विजिट किया। तो मुझे जब वहां का एनवायरनमेंट देखा, 2 से 3 दिन वहां पे रहने के बाद मुझे जो जो मतलब एक अलग ही मतलब फील हुआ वहां पे। और इसके कंपैरिजन में जब मैंने कंपेयर किया कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, चाहे स्कूलिंग का लगा लें या इंजीनियरिंग का लगा लें, वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि हमने लगभग सबने करंट स्कूलिंग सिस्टम में ही एजुकेशन ली है। तो उससे मुझे क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि उसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन और जिसने बेसिकली हमें इस डायरेक्शन में पॉइंट किया, वो था कि भारत को ऐसा कहा जाता है कि सोने की चिड़िया था, भारत में ये भी था, भारत में वो भी था, वेदों में ये भी है वो भी है। तो लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि वेदों में वो कहाँ लिखा है, और क्या किस टेक्नोलॉजी से, फिर मतलब किस साइंस या किस बात से कोई टेक्नोलॉजी की चीज बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो माइंड में डाउट भी थे, लेकिन फिर हम मतलब सोचते रहे, ब्रेनस्टॉर्म करते रहे, तो ये समझ में आया
कि सोने की चिड़िया कहा जाता है। बाहर के बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हैं, उन्होंने भी इस चीज को माना है कि भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया का मतलब 250-300 साल पहले भी दुनिया का लगभग 1/3 था, और उससे पीछे अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो लगभग 2000 साल पहले तो वो 55% के आसपास मानते हैं। तो एक चीज तो डिसाइडेड है कि अगर हम इतना मतलब पैसे के या जीडीपी में अगर इतने पावरफुल थे, तो वो बिना टेक्नोलॉजी के तो आएगी नहीं, और बिना मतलब बिना साइंस के टेक्नोलॉजी नहीं आती। तो एक 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 लाइन सी बन गई कि ये चीजें होनी ही चाहिए। मतलब ये सिर्फ थियोरेटिकल था, कहीं कोई रिसर्च नहीं की थी हमने, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ मतलब जैसे होता है ना कि एक थॉट के बाद दूसरा कि इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर हमने सर्च करना शुरू किया, तो पता लगा कि जो मतलब साइंस किसकी वजह से होती है, जनरली मैथमेटिक्स की वजह से। तो मैथमेटिक्स के ऊपर हमने फोकस किया रिसर्च को। तब पता लगा कि मैथमेटिक्स की एक भी ऐसी ब्रांच नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, जिसका उद्भव भारत में ना हुआ हो। और सिर्फ शुरुआत नहीं, जिस पे बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे काम ना हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूंगा, ऐसा कहा जाता है कि लिबनीज और न्यूटन ने कैलकुलस को इजाद किया, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। और कैलकुलस को मैथमेटिक्स की सबसे ज्यादा मतलब एडवांस ब्रांचेस में से माना जाता है। लेकिन जो मतलब कैलकुलस है उसकी शुरुआत तो आर्यभट्ट के समय से, ये जो इनफाइनाइट सीरीज हैं उन पे तब से काम चल रहा है। और उसके बाद जो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसका असल में नाम आर्यभट्ट स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ही था क्योंकि उन्होंने आर्यभट्ट की परंपरा को ही फॉलो किया, तो केरल में लगभग 600 से 700 साल उस पर इतना अच्छा काम हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की उन्होंने काम किया। और यही चीजें फिर जब यूरोपियंस पर्टिकुलरली ब्रिटिश वगैरह जब इंडिया में आए, तो उन्होंने केरल में जैसे कालीकट हो गया, कोचीन हो गया, वहां पर अपने कह सकते हैं कॉलेजेस सेटअप किए, और उनको उन्हीं पुस्तकों को जो हमारे जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं उन्हीं को ट्रांसलेट करके उसको यूरोप में भेज दिया। और फिर इस सारी चीजों को उन्होंने अप्रोप्रिएट करके और इंडिया में भेज दिया कि ये हमने किया। आपने नाम तो सुना ही होगा कि एक होती है डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी। मतलब उन्होंने इस डॉक्ट्रिन में ये कह रखा है कि जो डिस्कवरी क्रिश्चियन करेगा वह उसी को हम मान्यता देंगे। तो ये चीज थोड़ा सा मतलब मेन टॉपिक से दूर जा रही है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अल्टीमेटली हमें ये पता लगा धीरे धीरे कि हाँ, बहुत सी चीजें हमारी जो ज्ञान परंपरा थी बहुत स्ट्रांग थी, तो उसको अब वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई। जनरली क्योंकि एक माइंड में ये आइडिया फीड कर दिया जाता है ना कि जो आइडिया अच्छा होगा वो चलेगा, लेकिन हमने ऐसा पाया, हमारी समझ में अभी तक ये है कि जिस आइडिया पे चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, ज्यादा काम किया जाएगा वही चलेगा। तो इस वजह से मतलब यही मान लीजिए जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है और उसके कंपैरिजन में जो करंट स्कूलिंग सिस्टम है, जिसको हम प्रूजियन सिस्टम भी कह सकते हैं, तो उस सिस्टम पे उन्होंने बहुत काम किया पिछले 200, 250, 300 सालों में। और उन्होंने जो एक पूरा अपना सिस्टम बनाया हुआ है उसकी वजह से भी वो चल गया, और गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जो सच में बेटर था वो पीछे रह गया। तो हमने बस यही डिसाइड किया कि हम जितना कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे इस सिस्टम को सपोर्ट करने की, चाहे गुरुकुलों को विजिट करके, चाहे गुरुकुलों को किसी तरीके से सपोर्ट करके, चाहे उनकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाल के। और जो सोचा नहीं था वो आजकल हम कर रहे हैं कि गुरुकुल सेटअप करके। जी, ये मेरा लंबा सा इंट्रोडक्शन है। नहीं कोई नहीं। अच्छा, एक इसमें जैसे आपकी ये 4 फाइंडिंग्स रही, 4 फैक्टर्स रहे जिस बेसिस पे, और भी आपकी फाइंडिंग्स रही होंगी जिसके बेसिस पे आपने एक ये एनालाइज किया कि भाई गुरुकुल सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम है, मतलब बढ़िया सिस्टम है अगर वो एक्शनेबल हो पाए। तो आपका क्या फाइंडिंग्स रहा, इंडिया में कितने गुरुकुल हैं
और लगभग कितने गुरुकुल आपने विजिट किए, और उन गुरुकुल्स में जैसे किन फैक्टर्स पे क्या वेटेज देते हो? जैसे आपने 4 फैक्टर बताए ना कि भाई एक तो सब्जेक्ट है, ऐसे ही आपने दूसरा, ऐसे 4 फैक्टर बताए थे आपने, तो उन फैक्टर्स में जी। जैसे कितना कितना वेटेज देते हैं आप किस फैक्टर को? अ, विजय जी देखिए, हमारा एस्टिमेशन ये है 2022 में हमने थोड़ा इस चीज पे ज्यादा थोड़ा मतलब सिस्टमेटिकली काम किया। तो हमारा एस्टिमेशन है अगेन कि इंडिया में लगभग 4.5 से 5 हजार गुरुकुल हैं, और उन गुरुकुलों में से हम एक, ये डेटा रैंडम ही होता है क्योंकि एग्जैक्ट कोई फॉलो नहीं करता, लगभग 90% ऐसे गुरुकुल हैं जो रियलिटी में उसको हम मैं आगे कैटेगराइजेशन भी बताऊंगा, तो उनको हम कह सकते हैं सिंप्लीफाइड वे में रेजिडेंशियल स्कूल। एग्जाम्पल के लिए स्वामी रामदेव जी का आचार्य कुलम है। तो आचार्य कुलम में आप बच्चा 8 बजे 8:30 बजे जब भी स्कूल लगता है, तो उसके बाद से वो क्या पढ़ता है? पहला सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, दूसरा हिंदी हो गया, तीसरा मैथ हो जाएगा, चौथा एसएसटी हो जाएगा। और उसमें सिलेबस क्या पढ़ता है? सारा का सारा सीबीएसई, क्योंकि वो सीबीएसई से एफिलिएटेड है। बुक्स भी लगवा रखी है तो एनसीईआरटी लगवा रखी होंगी, नहीं तो और जो मास मार्केट में मिलती हैं वही लगवा रखी हैं। तो उनके पास करिकुलम क्या है? सारा का सारा सीबीएसई का। ठीक है। अब वो पढ़ाने वाले जो आचार्य हैं या टीचर हैं वो कैसे हैं? वो भी सेम नॉर्मल जो टीचर बाहर से आते हैं। हाँ, थोड़ा ये है कि वहां पर आसन प्राणायाम वगैरह करते होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नॉर्मल स्कूलों के कंपैरिजन में वहां अलग क्या है? अलग सिर्फ ये चीज है कि बच्चे सुबह उठ के आसन प्राणायाम करते हैं, और उसके साथ में हवन संध्या वगैरह हो जाती है, सुबह भी और शाम को भी। तो इसके अलावा उसमें गुरुकुल की एसेंस कुछ है ही नहीं। गुरुकुल गुरुकुल मतलब नाम से ही जो होता है कि गुरु का कुल, परिवार की तरह सिस्टम होना चाहिए, ना कि एक ट्रांजैक्शनल कि आपका बच्चा इस टाइम से इस टाइम के बीच में जाएगा और वहां पे मतलब उसी टाइम पे हमें रखना है उसे, उसके लिए आप हमें इतनी फी पे करेंगे, अगले महीने नहीं करेंगे तो हम नहीं ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो एसेंस, जो शब्द वाली एसेंस है, शाब्दिक, वो भी फॉलो नहीं करते। तो इसलिए इन गुरुकुलों को, जो कि 90% है, उनको हम बोलेंगे कि ये रेजिडेंशियल स्कूल है। और जो बचे हुए मतलब 5% से 7% हम कह सकते हैं, इसमें पर्टिकुलरली आर्य समाज जिनको चलाता है वो गुरुकुल हैं। मतलब 100% आर्य समाज के गुरुकुल ऐसे नहीं है, लेकिन अगेन जो 5 से 7% कह रहा हूं मैं, उसमें से मेजोरिटी वाले गुरुकुल ऐसे हैं जो व्याकरण और संस्कृत, मतलब संस्कृत में भी सिर्फ व्याकरण के ऊपर काम करते हैं। तो वो ऐसे गुरुकुल हो गए। और बचे हुए हम 3-4% कहें तो वो ऐसे गुरुकुल हैं जो मतलब कोई जैसे कर्म कांड सिखाता है। जैसे आप जहाँ से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एक जींद है हरियाणा में, वहां पे एक पांडु पिंडारा गांव है। तो पांडु पिंडारा में 2 गुरुकुल चल रहे हैं, दोनों ही कर्म कांड के ऊपर फोकस्ड है। तो वैसे गुरुकुल होते हैं। ये हो गया हमारा 2-3% जो बचा हुआ है। लेकिन जिस चीज के लिए हर इंसान इंटरेस्टेड है और हम इंटरेस्टेड हुए थे, वैसा एक भी गुरुकुल भारत में नहीं है। और वो कैसा गुरुकुल की हम बात कर रहे हैं? ऐसा गुरुकुल जिसमें मैथ भी सिखाया जाए, और साइंस भी सिखाई जाए, और मतलब अर्थशास्त्र भी सिखाया जाए, और हमारे जो इंजीनियरिंग वगैरह की चीजें होती है वो भी सिखाई जाए। अब इसमें एक कंफ्यूजन आ सकता है कि अगर मतलब ये चीजें सिखाई जाएंगी तो फिर वो गुरुकुल कैसे होगा? आपके माइंड में भी आ सकता है। हमने भी कहा कि हम ऐसे स्कूलों को मतलब ऐसे गुरुकुलों को स्कूल ही बोलते हैं। तो उसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्या भारतवर्ष में आज से 1500-2000 साल पहले ऐसा गणित नहीं पढ़ाया जाता था? आचार्य ब्रह्मगुप्त हैं, आचार्य जो आर्यभट्ट हैं, वरामिहिर हैं, और भास्कराचार्य 1 हैं, 2 हैं,
इसके अलावा भी बहुत से आचार्य रहे हैं जिन्होंने इतना कुछ काम किया है कि जैसे जो आचार्य ब्रह्मगुप्त हैं, उनकी तो एक पुस्तक के ऊपर दो दो ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की, लेकिन नाम किसी और को मिला हुआ है। उन्हीं की बुक्स का ट्रांसलेशन करने वाले का नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अल ख्वारिज़मी, जिनके नाम से फिर अलजबरा भी मतलब उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अलजबर, उसी से अलजबरा बनता है जो बीज गणित हम बोलते हैं। तो इनको बनाने वाला था हमारा मतलब हमारे आचार्य ब्रह्मगुप्त, उनकी एक पुस्तक से, और दुनिया में ऐसा कुछ बन गया। तो हमने ये तो जसदेव जी एक ऐसा कंटेक्स्ट हो गया। जनरली देखिए, नाम उसी का होता है जो किसी चीज को कॉमर्शियलाइज कर दे, बड़े स्केल पे ले जाए। पर हम उस मतलब उसमें उस वाले फील्ड में नहीं जाएंगे कि भाई नाम किसका हो गया। जैसे अब हम गुरुकुल में, जैसे आप ही गुरुकुल बनाने की सोच रहे हैं, हम विषय विशेष तक लिमिट रखते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपका एक मत है कि भाई मुझे गुरुकुल खोलना चाहिए, जैसे ऐसे रुचिर गर्ग जी चाहते हैं, तो जैसे आप हो सकता है कि भाई आपने कि क्या विषय पढ़ाए जाए। जैसे आपने पहले 4 बातें रखी थी कि भाई पहला है विषय, तो विषय में हो सकता है कि आप वेटेज दे रहे हो मैथमेटिकली, मतलब या साइंस के सब्जेक्ट को वेटेज दे रहे हो। अब उसका उसमें मतलब हो सकता है कुछ उसका वेस्टर्न वे हो सकता है, वैदिक वे हो सकता है, वो अलग बात है। पर जैसे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप जैसे साइंटिफिक जो डिसिप्लिन है उनको मतलब टॉप पे रखना चाह रहे हैं। जैसे कुछ गुरुकुल है संस्कृत को रखना चाहते हैं, और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या रुचिर गर्ग जी उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे, एक ये भी मानना है कि जो संस्कृत या जो अष्टाध्यायी वगैरह जो पढ़ाते हैं उससे कुछ ब्रेन का भी कुछ लेना देना है कि भाई इससे ब्रेन का डेवलपमेंट या उस टाइप की चीज़ें, बेशक वो मैथमेटिकल साइंसेस नहीं है। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए। दूसरा चलो रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल, नेचुरल है गुरुकुल तो रेजिडेंशियल ही होंगे जो एक बेटर वर्जन है। नॉन रेजिडेंशियल गुरुकुल्स भी होंगे, हो सकता है इंडिया में, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी एक अलग ही बात है, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल। और आचार्य रामदेव जी की जो बात करी उस पर मैं एक ही बस टिप्पणी कर रहा हूँ कि आजकल जो स्कूल में है, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में, एक डिसिप्लिन और हैबिट वाली भी चीज़ नहीं बन पाती लोगों की कि वो सुबह उठना है, वो सारी चीज़ें, वो क्रियाकलाप जो गुरुकुलों में होते हैं वो करना है। तो वो भी एक अच्छी बात है। एक स्पोर्ट्स का एलिमेंट को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स का। तो इसमें विषय विशेष में जैसे आपका सबसे टॉप वाला कौन सा सब्जेक्ट आप मान के चलते हो? विजय जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि एक्चुअली मैं क्लियरली नहीं पॉइंट आउट कर पाया कि बात ये नहीं है कि साइंस को ही हमें लेके चलना है। जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस का है तो हमें साइंस को ही आगे रखना है, वही सबसे ऊपर हो गया। नहीं, हमें ज्ञान को आगे रखना है। और ज्ञान में जो, जैसे अगर हम न्याय शास्त्र की बात करें तो न्याय शास्त्र बेसिकली कि नॉलेज को कैसे परखना है उसके बारे में बात करता है। तो जब हमने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने इस लेवल की बातें की हैं कि आप किस चीज को, कोई चीज झूठी है या सच है, उसको भी कैसे तोल सकते हैं, किन किन पैमानों पे तोल सकते हैं, तो क्या वो ज्ञान या साइंस नहीं है? वो भी साइंस है। तो मेरा अल्टीमेट मतलब ये था कि जैसे आपने एग्जांपल भी दिया अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी सच में वो साइंस है। वो क्लियरली, मतलब व्याकरण तो है ही है, लेकिन वो साइंस भी है। साइंस का सिंपल मीनिंग मैं इस सेंस में कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस चीज को क्लियर डिफाइन कर सकें और उसको बार बार रिपीट कर सकें, सिंपल। यही हम नॉर्मल वेस्टर्न उसमें भी मानते हैं। और कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि हमने जो साइंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मेडिकल साइंस को, इन सारी चीजों को हमने पढ़ा है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। तो हमें सिर्फ माइंड में यही रहता है कि साइंस या इस तरीके की चीजें सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में ही हुई हैं, और उन्हीं मतलब इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारी गलती है। और मतलब मैं बताना चाहूँ,
ऐसा है, इसमें फिर इंटरप्ट करूंगा मैं आपको। जी अभी जी जी। वो तो नहीं है, वो हम मान के चल रहे हैं, हमारा अजम्पशन जी है। हमें मतलब हमें उससे कोई मतलब, जैसे कि मैं पेरेंट्स के हिसाब से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लो कल जी आपके पास भी मतलब आपके पास भी स्टूडेंट तो होने चाहिए, तो पेरेंट्स वो बात मान लो अज्यूम करके चलें कि भाई हमें वेस्टर्न नॉन वेस्टर्न से कोई सरोकार नहीं है, पर एक लेमैन की लैंग्वेज में वो मतलब एक जानना चाहते हैं कि भाई उनके बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, या वो मतलब एक लर्निंग सेंटर है, मतलब गुरुकुल भी एक लर्निंग सेंटर है। चाहे वो लाइफ स्किल सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, मतलब कोई भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो ज्ञान में ही मतलब वो क्या एक कैटेगरी वाइज ही हम उनको समझाएंगे। मतलब एक सब्जेक्टिव सा तो चीज होगी कि भी ज्ञान मिलेगा यहाँ बच्चों को, पर वो ज्ञान में जैसे एक मतलब 6th ग्रेड का एक इक्विवेलेंट है बच्चा, कोई 7th का है, एज के हिसाब से लगा लीजिए, तो वो एक लेमैन मतलब एक नॉर्मल साधारण आदमी को समझ में आ जाए। क्योंकि आज क्या है, ये ट्रांजिशन करना पड़ेगा। चाहे वो मैं भी अभी जैसे मेरे को क्या है, मैं अपना ही देखूं, तो मुझे बोलना और कम्युनिकेट करना अपनी लोकल डायलेक्ट या जो अपनी हिंदी भाषा है या हरियाणवी है उसमें सही लगता है। लेकिन लिखने में मेरे को कंफर्टेबल होता है अंग्रेजी में लिखने में। तो आप जैसे मेरे जैसे आदमी से या किसी ऐसे बंदे से आपका वास्ता पड़ेगा कि भाई आप मान लो गुरुकुल ओनर हो, तो आप उस क्या विजन लेके चल रहे हो कि भाई सब्जेक्ट पे, स्पोर्ट्स पे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी पे, इन पे कैसे कैसे क्या वेटेज दोगे अपने। फिर देखो कहीं ना कोई बंदा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेगा गुरुकुल का, वो कहीं ना कहीं आपसे एक क्वेश्चन सवाल जरूर करेगा कि जी आपके गुरुकुल का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे बच्चे की फिजिकल हेल्थ के लिए कैसे बेटर है, वो कंपेयर करेगा ये चीजें। तो उसका एक मैं जानना चाह रहा हम्म। तो अगर विजय जी मैं क्वेश्चन समझा हूं तो आपका क्वेश्चन है कि आप कि हम गुरुकुल में क्या पढ़ाएंगे एग्जैक्ट, मतलब कॉन्क्रीट वर्ड्स में। था। तो गुरुकुल में देखिए पहला वर्ड आता है कि ये सारी चीजें हम डेप्थ में तो नहीं जा सकते, हम हाँ। कभी और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन गुरुकुल में क्या होता है, होलिस्टिक वर्ड बहुत यूज होता है। क्योंकि ये होलिस्टिक था, क्योंकि हमें बेसिकली गुरुकुल में इंसान को, पूरा मनुष्य को डेवलप करना है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करना है, ना कि सिर्फ उसे आजीविका देनी है। आजीविका तो किसी के पास मान लिया कोई जैसे कारपेंटर है तो उसके पास जाके कारपेंटरी का काम कोई भी सीख सकता है, तो ये आजीविका वाला पार्ट हो गया। लेकिन क्या आपको समाज में कैसे बिहेव करना है, आपको परिवार में कैसे बिहेव करना है, आपकी इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राष्ट्र के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीजें तो आपको आजीविका वाली उसमें नहीं मिलेंगी। तो वो भी आजीविका वाला पार्ट भी, और उसके साथ साथ जो समाज का सामाजिक तौर पे होता है वो वाला पार्ट भी। और फिर जैसे आपने स्पोर्ट्स का कहा, तो स्पोर्ट्स में यहाँ पर आप हमें कह सकते हैं कि हम जानबूझ के बहुत नैरो वे फोकस कर रहे हैं। और नैरो फोकस क्या रहेगा हमारा, जो भारतीय गेम्स हो सिर्फ उसको हम स्पोर्ट्स में डालेंगे, और उसमें भी वो वाले गेम्स जो सच में प्रैक्टिकल यूसेज के हों। मतलब कोई ऐसा गेम जो भारतीय है उसको इसी वजह से नहीं ले लेंगे कि वो भारतीय है तो बस सिखाना है, उसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं कराटे कराटे वगैरह बहुत सिखाए जाते हैं, कराटे सिखाए जाते हैं, ताइक्वांडो सिखाया जाता है, गेम में बच्चे ब्लैक बेल्ट भी लेते हैं वगैरह वगैरह और जीत भी जाते हैं। लेकिन क्या रियलिटी में कभी उनकी स्ट्रीट फाइट होगी तो क्या वो सारी चीजें उनकी उतनी ही काम आ पाती हैं? तो इसमें हम ये कहेंगे कि मतलब देखेंगे कि 70 to 80% नहीं काम आती, 20-30% उन्होंने जो एक्सरसाइज वगैरह की है शायद उससे कुछ फायदा मिल जाए। तो हम प्रैक्टिकल और यूटिलिटी बेस्ड ज्यादा जानना चाह रहे हैं कि हर चीज का प्रैक्टिकल, फिजिकल फिटनेस प्लस एक यूटिलिटी भी हो, प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी हो, हाँ वैसा कुछ आपका स्पोर्ट्स का पैकेज रहेगा। ठीक, बिल्कुल। ये जो आपने वर्ड यूज किया है विजय जी, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट रहेगा। यूटिलिटी, यूटिलिटेरियन सारी चीजें होनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि हम बस पढ़ा रहे हैं
क्योंकि ये अच्छा है या मैंने कहीं और देखा है, नहीं। यूटिलिटी है तो उसको पढ़ाया जाएगा, यूटिलिटी नहीं है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो उसको साइड में रखा जाएगा शुरू में। तो ये हमारी डायरेक्शन होगी। और जैसे बात रही सब्जेक्ट्स की, ज्ञान की, तो उसमें हम इनिशियली और मिनिमम, बेयर मिनिमम जो लेके चल रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा डेली जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है वो वाली चीजें ली जाएंगी, ताकि इस सिस्टम से उनको बिल्कुल ऐसा ना हो कि डिस्कनेक्ट फील हो बाहर आते ही। और लेकिन जो बचा हुआ टाइम है, मान लिया बच्चा 14 घंटे जगता है दिन में, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें से 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे हम एनसीईआरटी वगैरह वाला सिलेबस हो गया, बचा हुआ 10 से 12 घंटे हमारा जो गुरुकुल की एसेंस होगी उस पे। अब उसमें क्या है, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हम उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे संस्कृत से, क्योंकि सबसे पहला जो नॉलेज होती है वो तो कम्युनिकेशन की होती है। कम्युनिकेशन में हमारे पास भाषा आती है, तो भाषा में हमने 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला रखा हुआ है। इंग्लिश, संस्कृत मैंडेटरी है, चाहे हम भारतवर्ष में कहीं भी ओपन करें, और तीसरी लैंग्वेज होगी रीजनल। तो ये 3 लैंग्वेजेस मिनिमम आपको पढ़नी है। ज्यादा आप कितनी भी पढ़ सकते हैं, वो हो सकता है आप हमारे गुरुकुल से बाहर पढ़ें या हमारे गुरुकुल में ही सपोर्ट से पढ़ें, जैसा भी रहे। तो मिनिमम स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी। फिर उसके बाद जैसे गणित की हम बात करें, तो गणित में हम वो मैथ वाला जो आज का सिलेबस है उसको फॉलो करने की बजाय हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखा था, जैसे आचार्य नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक ब्रह्मगुप्त जी ने ही लिखा था, लीलावती अपनी बेटी के लिए पुस्तक लिखी थी, तो उसको हम पढ़ाएंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि ये हम जो मैं कह रहा हूं आज वही चीजों को हम फॉलो करेंगे, हो सकता है लर्निंग के थ्रू चेंजेस भी हो जाए, लेकिन उस तरीके की बुक्स को भारत में कैसे पढ़ाया जाता था, जिन्होंने गणित की एक पूरी ब्रांच बनाई है, उनको बेटर पता होगा ना कि कैसे पढ़ाना चाहिए। तो हम उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं, वहां से हमें परेशानियां आएंगी, कुछ सीखेंगे, उनको लेके फिर हम और आगे बढ़ेंगे। तो वो कुछ इस तरीके का। और धीरे धीरे जैसे अगर मान लिया हम फिर मिडल की बात करें, ये तो हो गया इनिशियल वाला पार्ट। फिर मान लिया बच्चा हमारे पास 6-7 साल हो गए हैं, तब उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो गई या दर्शन हो गए। दर्शन वैसे थोड़ा ज्यादा एडवांस होता है, बट फिर भी आप जस्ट एक जनरल सेंस में समझिए कि दर्शन को फिर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में भेज सकते हैं बच्चों को, और वेदास वगैरह की तरफ भी ले जा सकते हैं। मतलब वो इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने वाली बात होगी कि जी, जो आपका करिकुलम रहेगा होलिस्टिक, उसके बेसिस पे अगर कुछ किसी का इंटरेस्ट निखर के आता है तो उस डायरेक्शन में वो स्पेसिफिक और इन डिटेल जा सकता है। अच्छा, हाँ जी, रुचिर जी, कोई आपका इससे रिलेटेड? मेरा प्रश्न तो नहीं है, मेरा बस एक कमेंट है। जैसे क्योंकि लीलावती मैंने पढ़ी नहीं है मुझे तो वैदिक मैथमेटिक्स का कुछ आइडिया भी नहीं है, पर क्योंकि ये एक तरह से आपकी रिसर्च एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि ये तो रिसर्च तो इस पे की नहीं गई है कि उसको आज आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे लीलावती से पढ़ाया जाए। तो मेरे दिमाग में फिर ये आया कि अगर मैं ऐसा करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं तो रेगुलर मैथमेटिक्स ही पहले पढ़ाऊंगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि जैसे ये लोग बड़े हों, बच्चे ये लोग है ना बड़े हों, तब इनमें क्षमता आ जाए खुद ही लीलावती को ठीक से समझने की, और उसमें से उसको कैसे पढ़ाई करनी है और उसका पाठ्यक्रम कैसे बनाना है वो समझ जाएंगे। क्योंकि वो भी सब संस्कृत में होगा ना। रुचिर जी, इफ आई मे, एक सेकेंड। अच्छा चलो, इसमें रुचिर जी, लीलावती जो पुस्तक है उसको आप ऐसे समझिए कि ये क्वेश्चन बैंक है।
अच्छा। तो उसमें मतलब जो आचार्य ब्रह्मगुप्त हैं, उन्होंने कुछ या भास्कराचार्य में, हो सकता है ये थोड़ा आगे पीछे हो, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल के लिए महाभारत का एग्जाम्पल लिया उन्होंने, और एक क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि इतने रथ थे और आधे ये हो गया, तो उसके बाद इतने बचे और वो 5 हैं। तो इस टाइप से आप समझ रहे हैं ना। तो पढ़ाया तो वही जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट उसमें भारतीय है, अच्छा। तरीका उसमें भारतीय है। तो उससे फायदा ये है कि बच्चा एक चीज पढ़ते हुए भी 3 चीजों को, 4 चीजों को, 5 चीजों को सीख जाएगा। एक एक ऐसा हो इन कंपैरिजन कि जॉन ने एक भैंस खरीदी, अब्दुल को बेच दी, ठीक है। तो उस चीज में मेन तो जो सेंट्रल पॉइंट है वो तो मैथमेटिक्स है, लेकिन आप उसके सपोर्टिव पॉइंट्स कैसे ले रहे हैं, वो सारी चीजें। और अच्छा, वही एक बात है क्वेश्चन ना। अपना मिस हो गया था। जी जैसे बिल्कुल ब्रीफ में इसका देना आप जवाब। जैसे आपने लगभग 200 गुरुकुल विजिट किए पर्सनली, तो अब उन गुरुकुल्स में से कोई टॉप 3 गुरुकुल्स आप बताएं कि भाई ये मेरे को टॉप 3 लगे उनमें। परफेक्ट नहीं, मतलब टॉप 3 उन जो गुरुकुल में विजिट करे, और उनका जैसे उन स्पेसिफिक गुरुकुल का क्या क्या कारण था कि भाई आपको वो लगे। तो विजय जी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, एग्जैक्ट 200 तो नहीं विजिट किए, और अगर ऐसे कहें तो हम ये पूरी हमारी टीम ने मिलके विजिट किए हैं। जो नंबर मैंने भी कभी कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हाँ 100+ गुरुकुल कंफर्टेबली कह सकते हैं कि विजिट किए हैं। अब उनमें से जो, देखिए मेरे बाइसेस हो सकते हैं अपने, और मेरे बाइसेस ये हैं कि जो गुरुकुल जितना ज्यादा प्राचीनता की तरफ, मतलब उस सिस्टम की तरफ होगा, मैं उसको बेटर मानता हूँ। मैं मतलब वहां पर अच्छा लगता है मुझे। तो उस सेंस में मैं अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करना चाहूंगा। एग्जाम्पल के लिए, बहुत सी सेंसेस में पॉइंट्स पे जो मैं पैमाने रखता हूँ, उनमें गुरुकुल झज्जर मतलब टॉप नहीं तो टॉप के नजदीक आएगा। लेकिन एक दो नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ। गुरुकुल झज्जर में बहुत ज्यादा, मतलब जो होता है ना कि मतलब जैसे ग्राउंड से थोड़ा दूर हो गया है। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपने जैसे कहा है कि ठीक छोटे ठीक ठीक। मतलब जी। तो कॉन्टेक्सचुअल मतलब जो कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा कुछ रेलेवेंस नहीं था उसका, आपको ये लगा? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मतलब उन्होंने गुरुकुल को ले लिया है, उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को वो मतलब वो क्यों फॉलो कर रहे हैं उससे दूर हो गए हैं। ओके ओके। सिर्फ उनको बस मतलब पत्थर की लकीर मान के फॉलो कर रहे हैं, चाहे उसका फायदा है चाहे नहीं फायदा है, उस तरीके से। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के केस में, आपको अपना फील होने के केस में, इस तरीके की चीजों में गुरुकुल झज्जर मतलब वन ऑफ द बेस्ट गुरुकुल रहा है। अच्छा, एक हम कह सकते हैं गुरुकुल जो कालवा है, बहुत कम पॉइंट्स पे ये मतलब मैं टॉप गुरुकुलों में कहूंगा। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि गुरुकुलों की क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो गई है कि हमें वो गुरुकुल भी लेने पड़ेंगे जो रियलिटी में बहुत मतलब नजदीक नहीं है। हो सकता है मैं पॉलिटिकली करेक्ट आंसर ना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे देने भी नहीं है, मुझे नहीं नहीं, जो पॉलिटिकली रियलिटी है मुझे। करेक्ट वाली बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे ना, जैसे एक तो मैं आपकी थोड़ा वेबसाइट का टूर लूंगा, और जी जो एक नॉर्मल ट्रेंड है उसके हिसाब से मैंने चैट जीपीटी से ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो आप जी उसके ऊपर कमेंट करना। जैसे मैं अभी स्क्रीन चेंज करके मैं आपसे पूछता जाता हूँ वो, और जी। फिर हम इस डिस्कशन को मेरे ख्याल से कंक्लूड करेंगे। आपका मतलब आगे क्या प्लान है, क्या विजन है, बस उसके साथ। वो लास्ट क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको बताया, तो मैं एक सेकेंड इसको, तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था चैट जीपीटी से। पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा था कि 10 जो टॉप गुरुकुल्स हैं, तो एक तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र बोला इन्होंने हरियाणा का। इस पे क्या कहेंगे आप? आपने विजिट किया है? गुरुकुल
गुरुकुल कुरुक्षेत्र विजिट नहीं किया, बट वैसे उनके बारे में अच्छा खासा पता है, वीडियोस वगैरह हैं, मतलब मेंबर्स ने विजिट किया। लिखा है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रेडिशनल गुरुकुल्स इन इंडिया, फॉलो वैदिक एजुकेशन एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स, एफिलिएटेड विद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। चलो मैं रीड कर देता हूँ थोड़ा। चिन्मया इंटरनेशनल स्कूल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। मतलब चिन्मया इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है ये। A modern day Gurukul with focus on Hindu philosophy and academia, follow CBSE curriculum with emphasis on Vedic heritage। तीसरा है विवेकानंद वेदांता अकेडमी, बेंगलोर, कर्नाटका। महर्षि संदीपानी संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन में है ये, मध्य प्रदेश में। विजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी। ये जो गुरुकुलों के नाम या स्कूलों के नाम आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के, ये क्लियरली बताता है कि इंटरनेट पे गुरुकुलों के बारे में कितनी कम इंफॉर्मेशन है। बस यही कमेंट चाहिए था आपका। क्योंकि जो महर्षि संदीपनी मतलब गुरुकुल सॉरी वेद विज्ञान संस्थान है, वो एक बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी, रादर देन कि कोई गुरुकुल हो। और जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, तो उसको तो मैं पर्सनली, वैसे बोलते हैं लेकिन मैं पर्सनली उसको गुरुकुल कहूंगा भी नहीं, क्योंकि गुरुकुल वाली कोई सेंस है ही नहीं। चाहे जैसे हमने वैदिक स्टडीज के लिए है जो आपने बोला, मे भी हायर उसके लिए हो कुछ। स्वामी नारायण गुरुकुल है, राजकोट, गुजरात। और फिर एक रामकृष्ण मठ एंड मिशन स्कूल्स हैं। हाँ, वो हो सकता है कि इसमें गुरुकुल या जैसे हायर एजुकेशन कुछ रिलेटेड उससे ले लिया। आचार्य कुलम हरिद्वार वाला इसमें भी नाम आया है। और श्री सत्य साई गुरुकुलम है, गुरुकुल कृष्णगढ़ है अजमेर वाला, ऋषि गुरुकुलम है पुणे वाला। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या फैक्टर्स आपने कंसीडर कर लिए ये सब करने के लिए। तो ये कह रहा है कि इसके लिए मैंने रैंकिंग में क्या क्या, एक तो लिगेसी एंड ट्रेडिशनल ऑथेंटिसिटी, दूसरा एकेडमिक एंड मॉडर्न इंटीग्रेशन, तीसरा एक रेपुटेशन एंड रिकॉग्निशन, वही वाली बात आ गई कि भाई रिकॉग्नाइज्ड बाय सम गवर्नमेंट बॉडी है या फिर कोई नॉन बंदा है उसके नाम पे है, जैसे रामकृष्ण मिशन स्कूल है, स्वामी नारायण गुरुकुल है। करिकुलम एंड एरिया ऑफ स्टडीज, जैसे इसमें भी इन्होंने सीबीएसई आईसीएसई वो वाला एस्पेक्ट पकड़ा है। स्पिरिचुअल एंड एथिकल डेवलपमेंट, फिर एक फैक्टर है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने पकड़ा है। तो मे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ लोग बहुत सारी वेटेज दे देते हो, जैसे कि आचार्य कुलम को मिली हुई होगी शायद। एंड प्रोमिनेंट फाउंडर्स एंड पैट्रोनेज, तो दो तो हमारे पॉइंट यही आगे सामने, जो मेरे ख्याल से आप भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है कि भाई पैट्रोनेज या जो फाउंडर है कोई वेल नोन पर्सनैलिटी है। और पर जो अगर विषय विशेष या जो आपने एक कहा कि भी होलिस्टिक अप्रोच से कि किसी भी स्टूडेंट का ओवरऑल कल्चरली सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से मेंटल, ठीक है ना, फिजिकल, ये सारा ओवरऑल बैलेंस डेवलपमेंट हो। तो अभी एक आप वाला भी मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे आप कहे उसमें अगर कुछ। मैं विजय जी तब तक इस पे एक छोटा सा कमेंट दूं। वैदिक कंसेप्ट्स, अच्छा उस वाले पे, ठीक है हाँ जी बिल्कुल। तो जितने भी, जैसे ज्यादातर गुरुकुलों के बारे में बात हुई विजय जी, वो सारे रियलिटी में स्कूल हैं। जो स्वामी नारायण गुरुकुल के बारे में कहा जाता है, तो वहां पे गुरुकुल का या गुरुकुल जिस सेंस में बोला जाता है उसका मतलब ये है कि वहां पर बस आरती होती है, तो आरती हो गई इसका मतलब वो गुरुकुल हो गया, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, फैशन में अभी हर कोई आदमी, जैसे मैंने देखा है, मैं फार्मर्स के साथ बड़ा काम करता हूँ, तो हर कोई फार्मर है, मैं भी फार्मर हूँ। तो मेरे ख्याल से मॉडर्निटी को गुरुकुल वर्ड लिख लिया, लेकिन मॉडर्निटी ज्यादा है उसमें, मतलब वो 99% स्कूल ही है, रेजिडेंशियल स्कूल। हाँ जी, बस
देखिए विजय जी, ये चैट जीपीटी, गूगल इत्यादि ये गुरुकुल की एसेंस को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, कम से कम अभी तो नहीं। नहीं ये नहीं, हाँ, नॉर्मल पब्लिक एट लार्ज जो इन्होंने बताया वो भी नहीं कैप्चर कर पा रही है, हाँ, और मेरे ख्याल से वो करना भी नहीं चाह रहे हैं। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि भाई नहीं, ये मॉडर्निटी मिक्स नहीं होगी या ये चीजें नहीं होगी तो गुरुकुल मतलब होगा ही नहीं, या उसका फिजिबिलिटी नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक सेंस में देखते हो, चाहे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उस लेवल का अवेयरनेस नहीं है, उस लेवल का एंगेजमेंट नहीं है, तो ये इश्यूज हो सकते हैं। मतलब क्योंकि चैट जीपीटी वाला ही हाल मतलब अपनी सोसाइटी एट लार्ज भी है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है लगभग वही हो, मेरी तो नहीं है फिर भी, पर जनरली एक नॉर्मल आदमी की इतना सारा जो पीछे का 20-30 साल का एजुकेशन रहा है उसके बाद। विजय जी, कुछ तो शब्दों का ही खेल हो जाता है। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जैसे इस सिस्टम को बोला जाता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, लेकिन हम हमारी वेबसाइट पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं करंट स्कूलिंग सिस्टम, क्योंकि मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आज है तो वो मॉडर्न हो गया। आधुनिकता का तो मतलब ये है ना कि आप कितना ज्यादा टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मूव कर रहे हैं। तो इसलिए हमने मतलब इस सिस्टम को हम बोलते ही करंट वाला है, क्योंकि अगर मॉडर्न बोल दिया तो इसका मतलब ये तो हो गए मॉडर्न और हम हो गए बैकवर्ड, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को, या जैसे ये रेफरेंस के लिए पढ़ा रहेगा, तो एक एक्शनेबल काम और कर देते हैं। आपकी वेबसाइट है वैदिक कंसेप्ट्स, जहाँ तक मैंने खोली है, जिसमें होम ज्वाइनर्स, गुरुकुल एडमिशन, स्वाध्याय के अंदर डिस्कशंस, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यूअर्स को क्या कहाँ पढ़ना चाहिए आपका डिटेल में कंसेप्ट समझना है तो। डिटेल में समझने के लिए विजय जी, सॉरी मेरी बेटी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। डिटेल में समझने के लिए हमारे जो ब्लॉग्स हैं उसके, हाँ जी, उस पे उसे पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ, ब्लॉग्स में कैटेगरीज हैं, एंशिएंट इंडिया, होम स्कूलिंग, गुरुकुल्स, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, तो ये सब पढ़ा जा सकता है। करंट एजुकेशन सिस्टम, और उसमें शायद कुछ डिफरेंशिएशन, इंस्पिरेशन। सॉरी, आप कोई नहीं, टाइम ले लीजिए, म्यूट कर दीजिए आपका माइक्रोफोन इतने जैसे कोई नहीं। ये जसदेव जी का नंबर 15 पर है, हर्ष गुरुकुल महाविद्यालय ऋषि उद्यान, जो कि अजमेर में स्थित है। विजय जी और यह गुरुकुल परोपकार मैं कह रहा था कि संचालित है। एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? हाँ नहीं, वो आपका हो गया था, मैंने एक थोड़ा ओवरव्यू दे दिया साइट का आपकी का वैदिक कंसेप्ट्स, तो उसमें वो मेरे ख्याल से आंसर हो गया था हमारे क्वेश्चन की। ब्लॉग्स को थोड़ा डिटेल में हाँ जी, आप जिस कंसेप्ट को, जिस विचारधारा को लेके चल रहे हैं, ताकि वो बंदा डिफरेंस समझ पाए कि होम स्कूलिंग, गुरुकुल और ये करंट एजुकेशन सिस्टम। हाँ जी, हमने जो जितना इन डेप्थ काम किया है विजय जी, वो सारा का सारा ब्लॉग पे पब्लिश किया है। और ऐसी मतलब ये हो तो सकता है कि अपने मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वैदिक कंसेप्ट वेबसाइट पे मिल जाएगी जितनी डेप्थ में, इतना हमने मतलब जो बहुत फेमस बुक्स हैं, जैसे बोलते हैं ब्यूटीफुल ट्री, और भी बहुत सी मतलब पिछले लगभग 150 सालों में गुरुकुल सिस्टम के बारे में लिखी गई हैं, या सहाना सिंह जी हैं, यूएस बेस्ड एक राइटर हैं, उन्होंने लिखी हैं। तो मैं किसी को छोटा नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन जितनी भी बुक्स को आप पढ़ेंगे ना, उनमें बिल्कुल इस सिस्टम को सुपरफिशियली टच किया होता है। उसके कंपैरिजन में आप वैदिक कंसेप्ट वेबसाइट को देखेंगे तो आपको जिस भी फील्ड को हमने टच किया है बहुत डेप्थ में किया है। बहुत सी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी बाकी है, क्योंकि काम ज्यादा हो जाता है और टीम हमारी छोटी है,
तो बट वो सारी चीजें भी हम कंटिन्यूअसली पब्लिश करते रहेंगे। चलिएगा। जसदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुचिर जी, कुछ धन्यवाद। फाइनल आप रखना चाहें, या जसदेव जी कोई फाइनल जो भी अपना ये वीडियो देखेंगे उन व्यूअर्स के लिए, या आपका कोई मैसेज हो कि भाई जो मिसकंसेप्शंस हैं गुरुकुल के लिए फाइनली। तो गुरुकुल, जहां तक मुझे समझ में आया है, गुरुकुल है मनुष्य निर्माण के लिए, जिससे कि वो पूरे समाज के उत्थान के लिए काम करें। खुद अपना तो करें ही, साथ में समाज का भी करें। लेकिन जो हमारी मॉडर्न जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, वो सिर्फ पर्सनल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करता है। उसमें हालांकि आपको वैल्यूज उसमें भी सिखा दी जाएंगी, उसमें भी आपको आपकी सिविक ड्यूटी और ह्यूमन वैल्यूज आपको सिखा दी जाएंगी। आपको उसमें ये भी बता दिया जाएगा कि सच बोलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर वो सेकेंडरी है ना। वो आप समझिए कि प्राइमरी है कि आप किस तरह से आप प्रोफेशनली फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो। सारा फोकस उस पर है। बाकी साइड का है कि चलिए वो भी है। गुरुकुल में है उल्टा कि आपको अच्छा मनुष्य बनना चाहिए। हाँ, और लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह से गुरुकुलों को आज एडजस्ट करना पड़ेगा, वो उन्हें जो करंट ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी के, और जो भी हमारी साइंस और नॉलेज बेस है ह्यूमैनिटी का, क्योंकि हम गाइड तभी कर पाएंगे अगर हमें हर चीज की नॉलेज हो। तो मेरी इच्छा ये है कि गुरुकुल से पढ़े हुए ये बच्चे लीडर बने, और लीडर बनने के लिए जितनी भी क्वालिटी चाहिए होती हैं, वो हम उनको उनमें डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब बाकी तो ईश्वर इच्छा। मैं एक छोटा सा लास्ट में कह के अपनी वार्निंग को विराम दूं। मेरा मानना, मेरी समझ जितनी भी है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, वो मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ सारी चीजें समझने के बाद कि भारत की या इवन पूरी दुनिया की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स तो मिलियंस हो सकती हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन गुरुकुल एजुकेशन का व्यापक तौर पे मतलब लागू होना। उसको हम जनरली सोच लेते हैं या छोड़ देते हैं कि हमें मतलब गवर्नमेंट करेगी या मतलब कोई फलानी पार्टी करेगी वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी बजाय ये सारी चीजें हमने समझी भी हैं और कर भी रहे हैं। तो समाज का अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी हो जाए, तो इस चीज को हम पूरे व्यापक तौर पे पूरे भारतवर्ष में फैला सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यूअर जो इस मतलब पॉडकास्ट या डिस्कशन को सुन रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस डायरेक्शन में काम करना चाह रहे हैं, तो रुचिर जी और भी बहुत से मतलब लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, वैदिक कंसेप्ट भी काम कर रही है, तो उन्हें सपोर्ट करें, उनके साथ मिलें। ज्यादा नहीं तो कम से कम उनको सिर्फ समझने की कोशिश करें कि वो क्या कर रहे हैं। और पर्सनली फिर भी मैं अपने बारे में भी कहना चाहूंगा, आप अगर वैदिक कंसेप्ट की टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट पेज पे जाके आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और हम आगे मूव कर सकते हैं। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकेंड अभी